हेलो गाइस, वेलकम टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे CSS में यूनिट्स काम करती है और साथ में हम देखेंगे यार कास्केडिंग, इनहेरिटेंस और स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार CSS के अंदर रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए हमें कास्केड, इनहेरिटेंस और स्पेसिफिसिटी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप गौर करो तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और ये फर्स्ट लेटर जो है ना हमारा कास्केडिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंस शायद आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन ऐसा होगा कि यार कभी आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो लेकिन उसकी स्टाइलिंग आपको आउटपुट में नहीं दिख रही है, तो उस वक्त यार आपको याद आएगा कि यार शिट, मेरे को वो कास्केडिंग वाली चीज़ ध्यान से देख लेनी चाहिए थी। अब कास्केडिंग का मतलब क्या है? तो कास्केडिंग का मतलब ये होता है कि CSS के अंदर जो भी आप रूल्स लिख रहे हो उसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यार सेम जैसे कोई H1 को सेलेक्ट कर रहे हो और उस H1 के अंदर आपने कुछ स्टाइलिंग दी है, तो H1 अगर आपने 2 बार यूज़ किया है तो उसमें जो सेकेंड वाला H1 आपका सेलेक्टर है वही वर्क करेगा, फर्स्ट वाला ओवरराइड हो जाएगा। और यही चीज़ बताती है यार हमारी कास्केड। ठीक है, फिर आता है यार हमारा स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी के अंदर यार यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेबल बनी हुई है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें ये जितने भी सेलेक्टर लिखे हुए हैं उन सब के अलग अलग कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो 1000, 100, 10, वंस ऐसे सब में वैल्यूज़ दी हुई है और यहाँ पे इनकी टोटल स्पेसिफिसिटी है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे रैंक किया जाएगा कि कौन सा सेलेक्टर यूज़ होगा। तो एक एग्जांपल से यार हम स्पेसिफिसिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना रखी है और इसके अंदर मैं लिखूंगा HTML फाइल और डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। फिर इसमें हम टाइटल दे देते हैं, तो टाइटल में भी मैं यार लिख रहा हूँ स्पेसिफिसिटी और फिर हम इसको सेव करते हैं। और इसके अंदर यार हम एक लिंक टैग से CSS को लिंक कर देते हैं, क्योंकि हम यार स्पेसिफिसिटी देख रहे हैं और इसके अंदर हम यार देखेंगे कैसे स्पेसिफिसिटी अलग अलग वर्क करती है। लिंक टैग को जब हम फाइल लिंक करते हैं CSS की तब, और जब हम नॉर्मली कोई एट्रीब्यूट या फिर सेलेक्टर का यूज़ करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिंक टैग का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे लिंक CSS पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा जो कोड है वो आ गया है। अब इसका हम फाइल का नाम देते हैं स्पेसिफिसिटी और फिर से सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्रिएट फाइल का एक ऑप्शन आ जाएगा और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी ये जो फाइल है वो बन जाएगी। अब इसको यहीं पे ऐसे ही सेव करके छोड़ दो। हम वापस हमारे HTML के अंदर आते हैं और HTML में मैं यार कुछ कोड पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने यार यहाँ पे कुछ लिंक्स के नाम पेस्ट करे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कुछ स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ पे मैं इस स्टाइल टैग के अंदर कुछ लिख देता हूँ। तो स्टाइल टैग खोलेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले तो यार इसमें मैं एक फेवरेट ड्रिंक सेलेक्ट कर देता हूँ मेरी। तो मेरे को यार एप्पी फिज़ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसके आगे एक क्लास लगा देता हूँ और स्टाइल करने के लिए हम लिखते हैं कुछ क्लास का नाम। तो मैं लिख रहा हूँ फेवरेट हमारा इसके आगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम इस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे कुछ स्टाइलिंग दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको दे रहा हूँ कलर रेड और फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, मैं इस LI टैग को भी कुछ स्टाइलिंग दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं UL टैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा है UL हैश समर डैश ड्रिंक्स और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे LI और फिर हमारा रूल। तो रूल्स में मैं सबसे पहले इसमें भी फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने रखा 12 पिक्सल। कलर हम रखते हैं ब्लैक टेक्स्ट कलर और फिर हम इसके अंदर फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं जो कि हम रखेंगे नॉर्मल। तो मैंने इसे रखा नॉर्मल। अब सेव किया तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो मैंने यार सर्वर ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो मैं इसमें आऊँगा और रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रहा है हमारा। लेकिन ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो ये हमने फेवरेट क्लास को यूज़ किया था, कुछ स्टाइलिंग दी थी, वो हमको यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्योंकि एप्पी फिज़ जो है वो ब्लैक कलर में आ रही है ना, जबकि यहाँ पे हमने फेवरेट क्लास लगाई है और उसको स्टाइलिंग दी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बस यही है हमारे यहाँ पे स्पेसिफिसिटी का रूल। तो जैसे मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो आप इस पर देख सकते हो यार सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी 1,0,2। ठीक है, और इसकी अगर सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी देखूँ तो 0,1,0, तो ये है 10 और ये है 1,0,2। तो ये स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। तो अगर हम दोनों एक ही चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने LI टैग्स को सेलेक्ट किया तो वो सारे ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसके रूल्स को मान लिया गया। तो जैसे इसमें यार फ़ॉन्ट साइज़ जो हमारा है 12, तो वो 12 ही रहेगा। लेकिन जो कलर है वो यहाँ पे रेड की जगह ब्लैक हो गया है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा थी। और फ़ॉन्ट वेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन स्पेसिफिसिटी इस वाले सेलेक्टर की ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल ही लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे चेंज करूँ थोड़ा सा,
या ये जो ऊपर जो सेलेक्टर है उसके आगे ये सारी चीज़ें लिख दूँ तो क्या होगा। तो अब हमने क्या किया है, हमने यूएल टैग के अंदर जो एल टैग है उसके अंदर फेवरेट जो है उसको सेलेक्ट किया है ना। आप देख सकते हो यूएल और उसके अंदर एल टैग के अंदर का फेवरेट। तो इसकी सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी अब आप देखो तो 112 है। तो पहले कलर अप्लाई होगा, वो रेड हो जाएगा, और क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इस बार यार यही यूज़ होगा। तो कलर हमारा रेड अप्लाई होने वाला है, फिर फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड अप्लाई होने वाली है, और फिर इसमें भी यार कलर और फॉन्ट वेट है तो वो लेकिन अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 है तो वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि यार फॉन्ट साइज़ दोनों में नहीं दिया हमने, सिर्फ एक में ही दी है, इसलिए अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब जाते हैं ब्राउज़र में और एक बार देख लेते हैं। तो आप देखो यार यहाँ पे ये बोल्ड भी हो गया है, रेड कलर भी आ गया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार ये स्पेसिसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए यार एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है csstricks.com पर, जिसका नाम है स्पेसिफिक्स ऑन CSS स्पेसिफिसिटी। तो गूगल कर लीजिएगा, ये आर्टिकल आपको इजीली मिल जाएगा, और इसमें आपको बताया गया है कि कैसे हम सेलेक्टर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं करी है। और वैसे यार स्पेसिफिसिटी बहुत कम यूज़ में आती है, क्योंकि हम CSS से ऐसे एक एक सेलेक्टर का यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली हम यार कोई क्लास और आईडी को यूज़ कर रहे होंगे, तो ये चीज़ बहुत ही रेयर है। अब इसके अंदर यार एक और चीज़ देखने वाली ये है कि अगर मैं इन सब को हटा दूँ और डॉट फेवरेट को 2 बार यूज़ कर लूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, और इसमें लिख देता हूँ कलर रेड, और फिर मैं फेवरेट के अंदर ही कलर दे देता हूँ ग्रीन। तो क्या होगा कि हम 2 बार अगर यूज़ कर लेते हैं तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कलर में लिखा रेड और यहाँ लिख दिया ग्रीन। तो इसे सेव करते हैं। अब जाएंगे हम ब्राउज़र में, पहले शायद इसका नाम मैंने गलत लिख दिया है तो इसे सही कर देता हूँ। ठीक है, और फिर हम जाएंगे ब्राउज़र में, तो यहाँ पे आप देखो तो ग्रीन कलर आ रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे जो डॉट फेवरेट है वो रेड का है, लेकिन ये हमने ऊपर लिखा है। तो जो भी चीज़ लास्ट में हम लिखते हैं वो यूज़ में आती है। तो अगर मान लो आपकी सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 2 टैग की सेम है, तो जो नीचे आपने सबसे लास्ट में लिखा है वो वाला सेलेक्टर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें यह है कि यार अगर आप अपना जो सेलेक्टर है वो इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हो, तो जैसे कि मैंने अब डायरेक्टली इसको सेलेक्ट किया है और इसके अंदर मैं लिख दूँ कलर इज इक्वल टू, मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पे ग्रीन, येलो या फिर हॉट पिंक। ठीक है, सेव करते हैं तो यहाँ पे हॉट पिंक आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी इसकी होती है, जो स्टाइल एट्रीब्यूट है हमारा उसकी। ठीक है, तो अगर आप कभी भी कोई CSS यूज़ कर रहे हो, चाहे आप इस फाइल के अंदर लिखो चाहे आप यहाँ लिखो, बट अगर आपने साथ में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है तो वो ओवरराइड हो जाएगा और हमारा खाली ये वाला कलर प्रॉपर्टी ही यूज़ में आएगा। ठीक है, अब एक बार इसके अंदर भी हम कुछ लिख के देख लेते हैं और देखते हैं कैसे इसके अंदर हमने अगर वही सेम चीज़ लिख दी फेवरेट नाम की और इसको स्टाइल किया तो क्या होगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे कलर और मैं इसमें लिख रहा हूँ ब्लू। ठीक है, और सेव करते हैं। अब देखो इसके अंदर भी आपने फेवरेट को सेलेक्ट किया है, इसमें भी किया है, इसमें भी किया है और इसमें भी किया है। तो सीधी सी बात है यार, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है तो ये तो होगा ही होगा अप्लाई, तो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, और फिर सेव करते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ आएगा? या तो ये CSS फाइल है ये यूज़ में आ जानी चाहिए, या फिर ये हमारा स्टाइल टैग है इसके अंदर से ग्रीन यूज़ में आ जाना चाहिए। तो या तो ग्रीन या ब्लू, अब कौन सा आ रहा है देखते हैं। तो आप इसमें देखो तो यार ग्रीन ही आ रहा है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने लिंक टैग को जो है वो ऊपर लिखा है। तो अब अगर मैं इसको कट करके स्टाइल टैग के नीचे अगर डाल दूं और सेव करूं तो क्या होगा? तो हमारा ब्लू आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप इसको ऊपर लिखोगे तो वो सेम वे में एक्ट करेगा जैसे हमारा ये स्टाइल टैग एक्ट करता है। तो स्टाइल टैग में आपने लिखा रेड, फिर ग्रीन और फिर यहाँ पे लिखा इसके अंदर ब्लू। अब क्योंकि ये ब्लू नीचे है इसलिए हमारा, जैसे कि मैंने बताया था कि नीचे वाली चीज़ अप्लाई हो जाती है। अब वही चीज़ अगर ऊपर होती तो वो अप्लाई नहीं होती, है ना, सिंपल है। तो ये था यार हमारा स्पेसिफिसिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनहेरिटेंस। तो बेसिकली CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है उनके अंदर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है या तो वो किसी पेरेंट्स एलिमेंट से आएगी या फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी। तो मान लो जैसे आप यार एक डिव बना रहे हो और उस डिव के अंदर आपने कलर दिया है, ठीक है। अब कलर आपने दे दिया ब्लू और उसके साथ में आपने एक फॉन्ट फैमिली दी जिसमें आपने लिख दिया टाइम्स न्यू रोमन एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप कोई पैराग्राफ बनाओगे और उस पैराग्राफ के अंदर आप कोई मतलब टेक्स्ट लिख रहे हो तो उस टेक्स्ट का कलर जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यार क्योंकि ये जो कलर है वो अब उसने इनहेरिट कर लिया उसके पेरेंट एलिमेंट से। उसका पेरेंट एलिमेंट कौन था? वो डिव था, क्योंकि डिव के अंदर हमने पी लिखा था, पी टैग, है ना। अब लास्ट आपने फॉन्ट फैमिली भी यूज़ किया है तो फॉन्ट फैमिली भी सेम इनहेरिट हो जाएगा और पी टैग में भी आपका टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा, ठीक है।
अब यार ये इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे कि इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट। तो एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है इनहेरिट। इनहेरिट से बेसिकली यही होगा कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी लिखी है और उसके आगे यार लिख दिया इनहेरिट, तो बेसिकली आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो उसके पेरेंट एलिमेंट से आ जाएगी। फिर आता है इनिशियल। इनिशियल से क्या होगा? इनिशियल से बेसिकली यार डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है, जो प्रॉपर्टी की एक वैल्यू डिफ़ॉल्ट डिसाइडेड होती है सीएसएस के अंदर, वो वैल्यू लग जाएगी। तो लास्ट में आता है यार हमारा अनसेट। अनसेट से क्या होगा? तो बेसिकली यार इससे हमारी वैल्यू रीसेट हो जाएगी और जो भी यार नेचुरल वैल्यू है वो आ जाएगी। नेचुरल वैल्यू का मतलब होता है कि या तो आपका इनहेरिट या आपका इनिशियल, दोनों में से जो भी सीएसएस के रूल्स के अंदर डिसाइडेड है वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यार एक एग्जांपल से इस चीज़ को देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर खोल देता हूँ और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ठीक है, तो यूएल टैग खोलते हैं और इसके अंदर मैं यार अलग अलग लिस्ट आइटम बना रहा हूँ और उसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा और एक लिंक टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब देखते जाओ आप। अब इसे सेव करके यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट चीज़ है वो आ गई है। अब डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर आप इसमें देखो एल आई टैग का कलर जो है वो ब्लैक आ रहा है, लेकिन अगर हम लिंक का देखें तो पर्पल आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो ब्लैक होती है और यहाँ पे हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर्पल होती है। अब अगर हम इसे स्टाइल करें तो यहाँ पे आप स्टाइल टैग को ओपन कर दो और उसके अंदर हम एक एक को सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए यार अगर हम डिफ़ॉल्ट में देखें तो वैसे भी डिफ़ॉल्ट में तो कोई हमें देना नहीं है, तो कुछ सेलेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे। इनहेरिटेड के लिए मैं एक क्लास दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्लास 1, और बाकी सब के लिए भी यार हम एक एक क्लास दे देते हैं ताकि हम इसे सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने यार एक क्लास दे दी है। अब सबसे पहले यार मैं इनहेरिटेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब इस ए टैग को सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज करके देखते हैं, मतलब इनहेरिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट क्लास 1 और फिर ए टैग को सेलेक्ट करेंगे। अब इस सेलेक्टर से क्या हो रहा है, हमारा क्लास 1 के अंदर का ए टैग जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम दे देते हैं इनहेरिट और देखते हैं यार कैसे हमारा इनहेरिटेंस वर्क करेगा। अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा जो है कलर वो ब्लैक आ गया है। अब ब्लैक क्यों आया? क्योंकि यार हमारा जो मेन HTML टैग का कलर था वो ब्लैक था। अब उसे अगर हम चेंज कर ले तो मान लो यार इसका पेरेंट बॉडी भी है, तो मैं बॉडी का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यार बॉडी का कलर हम दे देते हैं ब्लू। ठीक है, और सेव करते हैं। अब जैसे ही मैंने बॉडी का कलर सेव किया ब्लू, तो आप देख सकते हो यार बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स हैं उन सब के अंदर जो भी हमारे टैग्स यूज़ हो रहे हैं उन सब का कलर यहाँ पे ब्लू हो गया है। और यहाँ पे यार लिंक का कलर ब्लू इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इनहेरिट का यूज़ किया था। ठीक है, अब अगर मैं इनिशियल का यूज़ करूँ तो क्या आता है? तो अगर मैं इनिशियल का यूज़ करूँगा तो क्या आएगा, इसके अंदर इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। अब इनिशियल वैल्यू क्या होता है, तो एक सेकंड देखते हैं। तो अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैक कलर आया है और ब्लैक यार इनिशियल वैल्यू है कलर की। अब ये कैसे पता लगाया जाता है? तो दो तरह से आप पता लगा सकते हो यहाँ पे। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही आसान है, आप इस पर हवर कीजिए और यहाँ पे MDN रेफरेंस आ जाएगा, है ना, और इसे ओपन कर लीजिए। अब इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यार एक फॉर्मल डेफिनेशन है, उसके अंदर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिखी हुई है ना। तो बस यार हर प्रॉपर्टी की इनिशियल वैल्यू आप यहीं से देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीज फ्रॉम वन ब्राउज़र टू अनदर, मतलब हर ब्राउज़र पे डिपेंड करता है कि यार इनिशियल वैल्यू कलर प्रॉपर्टी की क्या होगी। तो इस केस में यार हमारा क्रोम ब्राउज़र के अंदर ब्लैक है ना। अब यार मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। तो उसके लिए यार हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी सर्च करेंगे। ठीक है, और फिर हमारा कोई भी हमारा फर्स्ट जो भी आ रहा है उसके ऊपर चले जाओ और यहाँ पे आप डेफिनेशन यूसेज में देखोगे तो इसके अंदर हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आ रहा है और इसमें यार नॉट स्पेसिफाइड है। नॉट स्पेसिफाइड का मतलब यही हुआ कि हमारे ब्राउज़र के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ पे यार दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इनहेरिटेड लिखा हुआ है जो कि येस है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अनसेट का यूज़ करो तो अनसेट के अंदर हमारा जो इनहेरिट है वो यूज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस येस है। तो कभी भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखोगे तो हमारा या तो इनहेरिटेंस वर्क कर रहा होगा, मतलब अगर आपने जैसे बॉडी का कलर चेंज किया तो साथ साथ में हमारा एल आई टैग का भी कलर चेंज होगा। तो वो चीज़ इसीलिए थी क्योंकि इनहेरिटेड येस है, अगर नो होता तो वो चीज़ वर्क नहीं करती। ठीक है, अब अगर आप एक और प्रॉपर्टी का देखो, जैसे हमारा डिस्प्ले है, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो यार डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर इनहेरिटेंस जो है वो नो है और उसी की वजह से अगर आप उसमें अनसेट यूज़ करो तो यार उसकी प्रॉपर्टी है वो इनिशियल जो भी आती है वो आ जाएगी। ठीक है, अब इनिशियल में यार यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क है, तो उसमें भी हमको पता नहीं है कि इनिशियल वैल्यू क्या आती है, बट आप कुछ भी मान सकते हो, बेसिकली यार हमारा इनलाइन ही आता है। ठीक है,
अब इसके अंदर आप क्या करते हैं ना, हम एक तीसरे वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ और 3 लिख देता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं हम अनसेट, और इसको यार क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसे सेव किया और यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा जो लिंक है उसका कलर ब्लू हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यार मैंने बताया था अनसेट के अंदर हमारी जो इनहेरिटेंस थी जो यस थी, और क्योंकि इनहेरिटेंस यस थी तो यहाँ पे चेंज होकर इनहेरिटेंस वर्क करेगी, और इनहेरिटेंस वर्क करने की वजह से यहाँ पे ए टैग का पेरेंट एल आई का यू एल, और यू एल का बॉडी, और बॉडी का कलर था ब्लू। तो आप समझ गए यार कैसे इनहेरिटेंस वर्क करता है। अब एक और चीज़ होती है यार इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि यार इससे जो हमारी स्टाइल शीट है वो बिगड़ जाती है, क्योंकि सेलेक्टर्स के जो रूल्स हैं वो इसमें लागू नहीं होंगे फिर, है ना। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड से क्या होता है, तो बेसिकली यार यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग हमारे सेलेक्टर्स लिखे हुए हैं, है ना। अब इन सेलेक्टर्स के अंदर आप देखो तो हमने एक ही चीज़ को सेलेक्ट किया है, हेडिंग को। अब यहाँ पे मैंने 4 सेलेक्टर्स लिखे हैं, चारों में कलर दिया है, लेकिन जो लास्ट वाला जो हमारा H1 सेलेक्टर है वही यूज़ में आएगा। अब वैसे तो यार स्पेसिफिसिटी हैश हेडर जो है इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि H1 में हमने प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके आगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखा है, इस वजह से यार वो जो कीवर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो 1000 होती है, ठीक है। तो उस वजह से यार हमेशा वो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वही यूज़ में आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे यार मैंने डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना रखा है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम पी टैग खोलेंगे और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो दिस इज़ अ रेड कलर लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसे कुछ कलर देते हैं, और कलर के लिए हम यार स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। और जैसे आपको याद होगा यार, सबसे ज़्यादा कास्केडिंग के अंदर इंपॉर्टेंस किसकी आती है, वो आती है यार जो कि हमारी इनलाइन CSS है उसकी। उसके बाद में आता है हमारा एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी होता है, वो हमने पहले ही देखा था, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर कलर दे दूँ रेड, तो इसका कलर क्या आना चाहिए, रेड, ठीक है। यही होता है और यही हो रहा है एक्चुअली, है ना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पे यार एक स्टाइल दे देता हूँ, और उस स्टाइल के अंदर मैं सेलेक्ट करूँगा पी टैग को। तो सेलेक्ट करने के लिए इसे क्लास दे देंगे, तो मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यार लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और फिर इसे सेव करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्लास दे दी हमने, अब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट IMPORTNT, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट के अंदर एक कलर दे देते हैं, मैं यहाँ पे यार कलर दे रहा हूँ ब्लू। अब आप बताओ कि अगर मैं इसे सेव करूँगा तो इसका कलर क्या चेंज होगा, क्या इसका ब्लू रहेगा या रेड होगा, सोचो। नहीं, इसका कलर ब्लू नहीं होगा, रेड ही रहेगा, क्योंकि इनलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं सेव कर रहा हूँ आप देख सकते हो यार, रिफ्रेश करने पर भी कलर रेड ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज़ कर लूँ तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे यार मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा आप देख सकते हो यार इसका कलर चेंज होकर ब्लू हो गया। अब आप समझ गए होंगे यार इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्यों इतना यूज़फुल है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यार ओवरफ्लो। और आपको यार अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि CSS में जितनी भी चीज़ें होती है वो एक बॉक्स के फॉर्म में होती है, बॉक्स मॉडल हमने पढ़ा था, है ना। और उन बॉक्स के अंदर सबसे अंदर जो कंटेंट होता है उसकी साइज़ किससे, विड्थ और हाइट से डिफाइन होती है, और ये विड्थ और हाइट हम कंट्रोल कर सकते हैं विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी से। तो मान लो यार आपने कोई डिव दिया है, उसके अंदर आपने विड्थ और हाइट दे रखी है 200 बाई 200 की, मतलब 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल की, और आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया जो कि 500 पिक्सल का है, मतलब वो कंटेंट से ज़्यादा हमारा उसका टेक्स्ट का साइज़ है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा कंटेंट पूरा फट के बाहर आ जाएगा उस पर्टिकुलर डिव से, और इसी चीज़ को हम यार ओवरफ्लो कहते हैं, ठीक है। और यार हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिससे हम CSS के अंदर उस ओवरफ्लो को मैनेज कर सकते हैं। तो एक बार यार एक एग्जांपल से देखते हैं ये ओवरफ्लो होता कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, मैंने एक डिव बनाया और इसके अंदर क्लास दी है बॉक्स, और उसके अंदर कुछ हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। फिर पी टैग का यूज़ किया और उसके अंदर कुछ और टेक्स्ट लिखा है। अब करना क्या है, बेसिकली इसको हम कुछ डिव को एक विड्थ और हाइट दे देंगे, जिससे हमें यार ये जो कंटेंट है वो इतना बड़ा हो जाए कि वो ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे स्टाइल टैग ओपन करूँगा और सिलेक्ट करेंगे डिव को। तो मैंने यार क्लास ऑलरेडी दे रखी है, तो डायरेक्ट क्लास से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यार बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको यार वो जो ओवरफ्लो हो रहा है ना वो चीज़ दिखे, वरना आपको दिखेगी ही नहीं। फिर मैं 2 पिक्सल की बॉर्डर दे रहा हूँ, टाइप हमारा है सॉलिड, और कलर हम दे देते हैं ब्लैक, ठीक है। और सेव करते हैं। अब यार आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रही है ना। अब इसे ओवरफ्लो करना है तो हम क्या करेंगे, हम दे देंगे इसे कुछ विड्थ। तो मैं यहाँ पे यार 200 पिक्सल्स दे देता हूँ, ठीक है। अभी भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यार हाइट तो हमारी जितनी चाहे उतनी ले सकता है, बट जैसे ही मैं इसे हाइट दे दूंगा तो यार ये कॉन्स्टेंट एकदम उसके लिए भारी पड़ जाएगा और यार वो ओवरफ्लो हो जाएगा,
तो जैसे ही मैं इसे दे देता हूँ मान लो 100 पिक्सल्स, तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे ये ओवरफ्लो कर रहा है ना। ये टेक्स्ट आपको यार बॉर्डर से बाहर आता हुआ दिख रहा होगा, और यार इसी चीज़ को हम ओवरफ्लो कहते हैं। और ये कुछ यहाँ पे मिक्स भी हो रहा है, क्योंकि यार इसको हमने बोला था कि इतने के बीच में ये जो बॉर्डर है इसके अंदर अंदर आ जाना जितना आ सके, बट क्योंकि यार हमने टेक्स्ट बहुत ज़्यादा दे दिया, तो अब यार वो बची हुई चीज़ें हमारी ओवरफ्लो कर रही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यार ये चीज़ें कैसे ओवरफ्लो करती है। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं यार, नहीं तो आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे यार मैं खाली इस वर्ड के अंदर ही ओवरफ्लो करवा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास दे दी है वर्ड, और ये हमारा डिव है। तो क्लास को सेलेक्ट करते हैं, हमारा वर्ड लिखेंगे और सेलेक्टर के अंदर अब कुछ स्टाइलिंग देंगे। तो फिर से मैं बॉर्डर दे देता हूँ एक, ताकि आपको चीज़ें दिखे। और बॉर्डर की साइज़ हम दे देते हैं 3 पिक्सल्स, एंड टाइप हमारा दे देते हैं सॉलिड। ओके, अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख जाएगा बड़ा होते हुए, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे। तो यहाँ पे यार मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ 50%, जिससे टेक्स्ट हमारा बड़ा हो जाए, एक्चुअली 150%। ठीक है, 200 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, फ़ॉन्ट साइज़ हमने दे दिया है, बॉर्डर हमने दे दिया है। अब इसको ओवरफ्लो करना है, तो हम इसकी यार विड्थ जो है वो घटा के कर देते हैं 20 पिक्सल्स। देखा आप कैसा है, यहाँ पे हमारा बॉर्डर छोटा सा हो गया है, लेकिन हमारा कंटेंट जो है वो फट के पूरा बाहर जा रहा है। आप चाहो तो इसे 120 भी कर ले, 120 शायद बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे 80 कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यार कैसे हमारा ये ओवरफ्लो हो रहा है कंटेंट। ठीक है, तो यार कुछ इस तरह से यार हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है जब भी हम विड्थ और हाइट कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही कम दे देते हैं, और हमारा कंटेंट कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार CSS इतनी अजीब तरह से क्यों बिहेव करता है, मतलब हमारा जो कंटेंट है वो हाइड भी हो सकता था, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है तो अजीब सा दिख रहा है, इससे अच्छा हाइड ही कर लेते हैं। बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार हमारा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो यार आप किसी से टेक्स्ट कर रहे हो, आप ऋषि से टेक्स्ट कर रहे हो, और वहाँ पे ऋषि का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको दिखेगा कि खाली ऋषि, तो आप उसको यार टेक्स्ट भेज दोगे, तो गड़बड़ हो सकती है ना। इसीलिए CSS यार डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कुछ भी ऐसा चेंज नहीं रखता है और ओवरफ्लो होने देता है। बट लेकिन आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए यार हम क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए यार हम यूज़ कर सकते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का, है ना। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है विजिबल, और विजिबल का मतलब है सिंपली हमारा जो ओवरफ्लो है वो दिखेगा, अगर कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो वो दिख जाएगा। तो बस यार एक बार ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और लिखता हूँ ओवरफ्लो, और सबसे पहले यार हम ओवरफ्लो हिडन का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे सेव किया, और अब आप देख सकते हो यार हमारे कंटेंट के अंदर अगर आप देखो तो ओवर FL तक तो हमारा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन OW जो है वो हमारा वो गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि वो ओवरफ्लो हो गया और हमने उसको हाइड कर दिया है ना। तो उस वजह से यार वो अब हमको दिख नहीं पा रहा है ना। तो एक बार इसको हटाता हूँ और हम दूसरा वैल्यू देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो यार विजिबल है, विजिबल हमारा डिफ़ॉल्ट होता है जो कि नॉर्मली हमारे को विजिबल करा देगा हमारा कंटेंट। फिर है स्क्रॉल, तो स्क्रॉल से क्या होता है, तो बेसिकली यार यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्रॉल बार आ गया है हमारे इस बॉक्स के अंदर, और अब आप इस प्रॉपर्टी को स्क्रॉल करके देख सकते हो, है ना। तो आपको ओवरफ्लो पूरा भी दिख जाएगा, लेकिन आप नॉर्मली देखो तो आपको खाली ओवर FL तक ही दिख रहा है ना। फिर लास्ट हमारा यार ऑटो, तो ऑटो से क्या होता है, तो ऑटो भी यार एकदम स्क्रॉल की तरह ही है, इसमें आपको स्क्रॉल बार दिखेगा, लेकिन जब आप इस प्रॉपर्टी को ओवरफ्लो नहीं कर रहे होंगे ना, जैसे हमने यार विड्थ यहाँ बढ़ा के कुछ 180 दे दी, तो अब यार हमारा वो स्क्रॉल बार हट जाएगा। लेकिन अगर हम स्क्रॉल का यूज़ करें तो उसमें भी स्क्रॉल आएगा दोनों टाइम, चाहे हम ओवरफ्लो कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। ठीक है, तो बस यार ये थी हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। तो अब हम यार स्टाइल करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जैसे कि यार इमेजेस या कोई भी फॉर्म टैग हो गया। और ये जो मीडिया एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ अलग तरह से बिहेव करते हैं, इसलिए यार हम इसको अलग से देख रहे हैं, है ना, कैसे हम इमेजेस को यूज़ करते हैं अपने CSS से। ठीक है, तो यहाँ पे यार मैंने कुछ इमेजेस लगा दिए हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, आप देख सकते हो 2 डिव टैग है और इमेज टैग है, उससे हमने 2 इमेजेस लगाई है। ठीक है, अब यार इसके अंदर मैं स्टाइल टैग यूज़ करता हूँ और कुछ विड्थ दे देता हूँ, जिससे आपको यार आप पता चले कि कहाँ ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे यार मैंने विड्थ दे दी 100 पिक्सल, हाइट दे दी 100 पिक्सल, और यहाँ पे बॉर्डर और मार्जिन भी दे दिया। तो यहाँ पे यार हमने मार्जिन क्यों दी, मार्जिन यार इसलिए दी ताकि यहाँ पे बीच में हमें कुछ गैप्स दिख सके। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें हम इमेज को कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं, जिससे इमेज हमारी जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो जैसे मैं इमेज के अंदर हाइट दे देता हूँ 100%, ताकि ये अपने पेरेंट का जो है 100% हो जाए। ठीक है, और फिर हमारा जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 100%,
तो इसमें भी यार इनहेरिट टाइप का कुछ वैल्यू हो जाएगा और ये हमारे इसके अंदर फिट आ रही है। अब इसमें यार कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि ऑब्जेक्ट फिट। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ है जो आप देख सकते हो। तो जैसे मैं यार एक वैल्यू यूज़ करता हूँ कंटेन। कंटेन से क्या होता है, तो बेसिकली यार इससे हमारी एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहता है और हमारी जो इमेज है उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ फटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा है कवर। तो कवर क्या होता है, कवर में बेसिकली यार हमारा इमेज है वो एनलार्ज हो जाता है और जितना इस बॉक्स में आ सकता है उतना पूरा आ जाएगा, लेकिन कुछ भी इसमें छोटा नहीं होगा। बॉक्स पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक फुल रहेगा, ठीक है ना। सिमिलरली यार फिल है। फिल से क्या होता है, फिल से बेसिकली यार हमारा एस्पेक्ट रेशियो भी थोड़ा बहुत मेंटेन रहता है और बॉक्स में एकदम अच्छे से फिट आने की पूरी कोशिश करी जाती है, बट इसमें एस्पेक्ट रेशियो जो मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सिया हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।